Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. In this lecture we will talk about moving coil galvanometer जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके करंटली इस चैप्टर का। ये डिवाइस आने की पूरे चांसेस रहते हैं और इस डिवाइस से रिलेटेड दो एप्लीकेशंस हो रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, जो कि मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड ऑल द कंसेप्चुअल रिलेटेड टू मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो और साथ साथ ड्रॉ करते रहना जैसे मैं ड्रॉ करूं, और वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करना। तो बच्चों, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर आप छोटी क्लासेस 10th में थे तभी आपको बताया गया था कि एक ऐसा डिवाइस जो हम सर्किट में इसलिए इंसर्ट करते ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और हालांकि मैं कुछ स्मॉल वैल्यूज भी मेजर कर सकता हूं करंट की गैल्वेनोमीटर से, सभी वैल्यूज नहीं मेजर कर सकता, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एमीटर चाहिए। बट गैल्वेनोमीटर का जो मेन पर्पस रहता है वो ये रहता है कि अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्ट करती है, राइट। और वो डिफ्लेक्शन से मुझे कंफर्मेशन हो जाता है कि करंट कितना है। डिफ्लेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करेगी तो वो ये करंट बहुत ज़्यादा है, अगर स्लाइटली जरा सी डिफ्लेक्शन है तो करंट कम है। तो ये इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं करंट का। आज इस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन को समझेंगे और पूरी वर्किंग को समझेंगे कि एक्चुअल में ये जो डिवाइस है काम कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज अ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, एक ऐसा डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट, बिल्कुल सिंपल। देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में क्या लिखना है, देखो, वेन एवर अ करंट कैरिंग loop is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque। ये बात हमने ड्राइव भी की थी, पढ़ी भी थी, ये हमने पूरा एक्सप्रेशन ड्राइव किया था बच्चों लास्ट लेक्चर में, NBIA याद करो, ठीक है। तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे काम करता है इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको एक चीज डिटेल में बताता हूं, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। की कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको बनाना सीखेंगे, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगुलर लूप जिसके अंदर n टर्न्स है, राइट। तो देखो, मान लो ये रेक्टेंगुलर लूप का एक ऊपर की तरफ एंड है, ये इस तरह से मैं बना रहा हूं। देखो कैसे बना रहा हूं इसको, ये एंड टर्न्स है जो कि मतलब बहुत खुले खुले दिखा दिए यहां पर, हालांकि बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, राइट, कुछ ऐसे। और यहां पर नीचे मैं लगा रहा हूं एक स्प्रिंग, इस तरह से इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के नीचे मैं एक स्प्रिंग लगा रहा हूं। इस स्प्रिंग को मैं बोल रहा हूं हेयर स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है जनरली बना होता है ब्रोंज का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझो, धीरे धीरे समझ आएगा सब कुछ। और यहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स कर दिया यहां पर इसको। यहां से एक एंड निकल रहा है, मतलब इसी वायर का एक हिस्सा ये है, ये ऐसे लूप बनाया, और एक हिस्सा ये निकल रहा है इसका। इसको नाम दे रहा हूं मैं टर्मिनल 2 और इसको नाम दे रहा हूं टर्मिनल 1। अब एक चीज समझो जरा, मैं जो स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, ये स्प्रिंग है क्या, ये ब्रोंज का बना हुआ स्प्रिंग है जिसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। जब आप छोटे थे तो आपको जब खिलौने मिलते थे, आप गाड़ी में चाबी भरते थे, याद करो, ऐसे घुमाकर चाबी भरते थे, और जैसे ही वो चाबी निकाल कर गाड़ी को रखते थे या चाबी उसके अंदर लगी रह जाती थी, जब आप उसको भर के छोड़ते थे तो वो गाड़ी तेजी से सामने की तरफ जाती थी। आपने कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी स्प्रिंग के अंदर, बाद में वो घूमना स्टार्ट हुआ और क्या वो सीधा चला गया। तो ये स्प्रिंग यही काम यहां पर करेगा, वो बताऊंगा आगे इन फ्यूचर कैसे करेगा। अभी फिलहाल कंसेप्ट पे आते हैं, समझते हैं इसको। अब मैं अगला काम क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पर मैंने मैग्नेट्स प्लेस कर दिए और मैग्नेट्स के 2 पोल ले रहा हूं, और पोल की शेप देखो, इसको बोल रहा हूं कनकेव पोल्स। यहां पर मान लो मैंने नॉर्थ पोल लिया, ठीक है। नॉर्थ पोल कैसे लिया, कॉनकेव शेप का लिया, मतलब प्लेन नहीं लिया, कॉनकेव। सारा लॉजिक समझाऊंगा, एक बार आप बस डायग्राम बनाते रहो। और ये यहां पर लिया मैंने ऐसा ही एक साउथ पोल, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन वन थिंग बच्चों, अभी जस्ट इस चीज को इमेजिन करो, अगर
यहां पर कोई करंट आई एंटर हो जाए, करंट ऐसे ट्रेवल करेगा, आई नीचे की तरफ आएगा, आई ऐसे घूमेगा, यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई, और ऐसे और ऐसे, यहां पर करंट एंटर होकर इस तरह से फ्रेम में से घूमता हुआ यहां पर आ जाएगा। क्या इस फ्रेम के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है? तो बिल्कुल है। तो इस फ्रेम में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैं लिख दूंगा n। क्या करंट I फ्लो कर रहा है तो I। क्या इस फ्रेम का कुछ ना कुछ एरिया है तो A। तो क्या कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये आपको मैंने सिखाया था मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी कि देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, पहला तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, पहली बात कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरी बात इसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है। तीसरी बात ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रेक्टेंगुलर फ्रेम है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी एक रेक्टेंगुलर लूप को जिसपे n टर्न्स है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। आई होप कि आपको वो चीज याद होगी। ठीक है, तो ये कॉपर के मैंने n टर्न्स दे रखे हैं मतलब, और उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है स्प्रिंग के साथ यहाँ पर इस फ्रेम को, और ये रहा उसका दूसरा एंड। अब देखो जो चीज समझने वाली है वो उस पर आते हैं। अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या पीछे की तरफ होगा? देखो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है ना, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? अंदर की तरफ होगा कहीं। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस के कैप, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस में। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि भाई हाँ हो क्या रहा है। देखो यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक फ्रेम को, रेक्टेंगुलर फ्रेम को जिस पर n टर्न्स है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो इस पर लगेगा टॉर्क। और मैंने क्या किया, टॉर्क को मैक्सिमम अभी करने के लिए फिलहाल n नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए। देखो इस पर लगने वाला टॉर्क तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। टॉर्क कितना लग रहा है इस पर? देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय लूप। कितना लग रहा है टॉर्क? NBIA साइन अल्फा। अगर ये एंगल आप अल्फा ले लो है ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फिलहाल अल्फा ले लो इसको। ठीक है, अब देखो तो यानी कि टॉर्क इतना तो मुझे समझ आ गया कि NBIA साइन अल्फा लग रहा है। अच्छा अब एक चीज ना इमेजिन करना जरा ध्यान से, जैसे ही टॉर्क लगा, ये टॉर्क कौन सा लगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जैसे ही टॉर्क लगा नीचे लगा हुआ एक हेयर स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे ट्विस्ट करूं, देखो स्प्रिंग को मैं खींच नहीं रहा हूं, दो चीजें है ना। देखो दो चीजें क्या है कि स्प्रिंग को आपने सामने की तरफ खींचा, इसको आप क्या बोलोगे कि आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, खींचा। ठीक है, अगर यहाँ खींचोगे तो आपको पता है खींचने से अंदर की तरफ क्या आ जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। पढ़ाया था आपको कभी +1 क्लास में। अच्छा इसी स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे, इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेस। कंप्रेस करने से क्या आएगा? इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा डेवलप हो जाएगा। दबाओगे तो एकदम जैसी फोर्स हटाओगे बाहर की तरफ आएगा। अब एक सिचुएशन समझो जरा कि मैं क्या कर रहा हूं, इस हेयर स्प्रिंग को घुमा रहा हूं। घुमाने से क्या आपको नहीं लगता एक तो घुमाने से क्या आएगा? एक स्ट्रेन पैदा होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन। मतलब घुमाऊंगा तो क्या आएगा इसके अंदर कि घुमाने से, जैसे कि वो चाबी वाला एग्जांपल याद करो, जैसे ही मैंने इस चाबी को घुमाया अंदर जो स्प्रिंग था उसमें क्या हुआ? रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप, रिस्टोरिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई। और बाद में क्या हुआ? जैसे ही आपने उसको रिमूव करा, अपना हाथ हटाया, वो घूमने लग गया। ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है जैसे ही घूमेगा क्यों? क्योंकि टॉर्क लग रहा है, राइट। ये स्प्रिंग के अंदर एक ट्विस्ट आएगा, रिस्टोर हो जाएगा टॉर्क, राइट। और स्प्रिंग वापस क्या चाहेगा? इस फ्रेम को लाना। जैसे कि जस्ट ऐसे समझो कि भाई ये जो है, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ये ऐसे घूम चुका है, लेकिन नीचे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या चाहेगा? इसको वापस खींच के लेके आना। ऐसे ये घूमना चाह रहा है, स्प्रिंग वापस लेकर आएगा। ये घूम रहा है, ये वापस। ये घूम क्यों रहा है? क्योंकि करंट है। अच्छा, और वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसी करंट गया, जैसी करंट यहां से गायब हुआ तो वापस कौन इसको? स्प्रिंग ऐसे खींच लाएगा। तो इससे यह पता लग रहा है कि एक तो टॉर्क लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और एक टॉर्क कौन सा लगेगा इस पर? एक टॉर्क लगेगा रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसको मैं बोल रहा हूं क्या? K फाई बोल देता हूं। एक टॉर्क क्या लग रहा है? K फाई। ये फाई क्या है? एंगल विद विच फ्रेम रोटेट्स। जिस एंगल से फ्रेम रोटेट हो जाएगा, जिस एंगल से, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस दूंगा इसका कि कैसे फ्रेम रोटेट करेगा, क्यों, क्या कंसेप्ट क्या पूरा। जिस एंगल से फ्रेम रोटेट हो जाएगा उस एंगल, देखो
आपने रिस्टोरिंग फोर्स सुना था तो कुछ ऐसे सुना था, देखो ध्यान से एक बार इस बात को समझना। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जितना ज़्यादा आप कंप्रेस कर रहे हो x, उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। मैं यहाँ पर x का खेल नहीं खेल रहा हूँ, मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ किसका, फाई का। मैं एंगल का खेल खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं घुमा रहा हूँ, घुमाऊंगा तो एंगल से घुमाऊंगा ना, कंप्रेस करूंगा तो डिस्टेंस से कंप्रेस करूंगा। तो घुमावदार के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फाई एंगल है, ये वो एंगल है जिससे ये फ्रेम ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी ना ये एक बिल्कुल बेसिक डायग्राम है। बेसिक डायग्राम कैसे भला, यहाँ पर अभी जस्ट मुझे मतलब कंसेप्ट पता लगा है कि भाई दो तरह के टॉर्क लग रहे हैं। अब मैं यहाँ पर वो चीज करूंगा जो इसको एक आइडियल गैल्वेनोमीटर बनाएगी, जो इसको बनाएगी कि एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, कैसे काम करता है। अब इसके अंदर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डालूंगा, एक फ्रेम डालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाऊंगा, ये सब चीजें करूंगा। देखो एक बार इसको नोट डाउन करो कहानी को, ठीक है। फिर अब मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूं आपको कि एक्चुअल में दिखेगा कैसा ये। सी, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस जो आपने अभी डायग्राम ना, इसको ऊपर से देख रहा हूं। ऊपर से मैं देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। देखना मैं क्या डायग्राम बना रहा हूं। ऊपर से देखने पर मुझे ये नजर आ रहा है कुछ ऐसा। ये तो है नॉर्थ पोल। मैंने बच्चों क्या किया, एक सिलेंड्रिकल शेप आयरन कोर ली, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो अगर इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखता हूं तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास होगी इसके अंदर से, कुछ ऐसे। ठीक है, ये मैक्सिमम फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास कराएगा और बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। इट मींस ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो किस तरह से शेप दे रहा है, मतलब सीधी ना देकर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अट्रैक्ट हो रही है, सीधी ना जाकर ऐसे अट्रैक्ट हो रही है। इससे देखो क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने क्या किया, देखो एक सॉफ्ट आयरन कोर ली। अब देखो ध्यान से, सॉफ्ट आयरन कोर को एक रेक्टेंगुलर नॉन मेटेलिक फ्रेम के अंदर डाल दिया, एक रेक्टेंगुलर नॉन मेटेलिक फ्रेम के अंदर डाल दिया कुछ ऐसे। और इस फ्रेम को मैंने फिट कर दिया इसके अंदर, इस फ्रेम को मैं फिट करूंगा इसके अंदर। देखो कैसे, अगर मैं इस फ्रेम को यहां पर फिट कर दूंगा, देखो ये हो गया मेरे पास ये सिलेंड्रिकल कोइल कुछ ऐसे। अभी देखो इसका मैं एक फेयर डायग्राम भी बनाऊंगा इस तरह से, और यहां पर फिट कर दिया मैंने क्या, ये नॉन मेटेलिक फ्रेम, राइट। अब ना कुछ ऐसा नजर आ रहा है, देखो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अगर ये जो n नंबर ऑफ टर्न्स वाला रेक्टेंगुलर लूप है ये घूमेगा तो साथ में सिलेंडर भी घूमेगा। जैसे कुछ ऐसे हमने फिट कर दिया, देखो कुछ ऐसे, देख पा रहे हो रोटेशन। अगर मान लो ये फ्रेम घूमेगा तो ये सिलेंडर भी घूमेगा साथ में, देख पा रहे हो। अगर फ्रेम पे टॉर्क लगा तो सिलेंडर घूम रहा है अंदर, ठीक है। अब देखो, तो अगर इसका मैं टॉप व्यू देखूं यहां से, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा नजर आ रहा है मुझे। टॉप व्यू कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये तो आ गया वो ऊपर से आयरन कोर का टॉप। नीचे की तरफ क्या लगा रखा है हमने, हेयर स्प्रिंग। तो नीचे मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लगा रखा है, हेयर स्प्रिंग। अच्छा, यहां पर क्या है, यहां पर साउथ पोल है, तो साउथ पोल भी बना दो यार, उससे क्यों नाराजगी किसी तरह की। अच्छा, अब इसके ऊपर जो ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये मुझे कैसे नजर आएगी, ऐसे जाती हुई नजर आएगी। n नंबर ऑफ टर्न्स देखो कुछ ऐसी नजर आएगी जाती हुई, कुछ ऐसी है ना। n नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर से देख रहा हूं तो नजर आ रहा है कि भाई हाँ ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स जा रही है, ठीक है। अच्छा, और क्या नजर आएगा, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा, मतलब सीधा ना जाकर, देखो क्योंकि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है आयरन कोर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, सीधा ना जाकर ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। और यहां पर ऐसे इस तरह से, मतलब ये एरो ऐसे होगा ना, नॉर्थ से साउथ कुछ ऐसे। देख पा रहे हो, क्योंकि ये फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चाह रहा है कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो और जल्दी से ये मैग्नेटाइज हो जाए। क्लियर, तो ये कुछ देख पा रहे हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये यहां से ऐसे जा रहा होगा तो ये गलत है, नहीं, ये एक्चुअल में ऐसे है, देखो इस तरह से, ये ऐसे
ये इस तरह से, ये इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? अगर देखो आप ये सोच रहे हो ना कि भाई ये मैंने रख दिया यहाँ पर आयरन कोर, राइट, और ये फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है, ठीक है, फिर देखो भाई फिर तो यहाँ से फील्ड लाइन्स ऐसे पास होकर इंटरसेक्ट हो जाएगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर तो फील्ड लाइन्स की दो डायरेक्शन मिल गई, विच इज इम्पॉसिबल। ये तो फिर केसी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइन ऐसे यहाँ पर जा रही है, फिर तो ये ऐसे तो गलत हो गया, देखो, है ना। इसका मतलब तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये तो गलत है। इसलिए इसको आप क्या समझ रहे हो, इसको ये समझ रहे हो कि ये आपने रखा आयरन कोर, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। जो फील्ड लाइन्स ऐसे थी वो ऐसे गई और ऐसे निकल गई। फील्ड लाइन्स ऐसे अट्रैक्ट हुई, ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ये इस तरह की शेप है। क्लियर है? ये ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको जनरली बुक्स में नहीं बताई जाती है, राइट। तो ये इस चीज में कोई मिसकंसेप्शन ना रखना। अब एक चीज समझो जरा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से, इस तरह के फील्ड को बोलता हूं मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? देख, मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और एरिया वेक्टर कुछ ऐसे था, एंगल बन रहा था थीटा, है ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सीधी थी और एरिया वेक्टर था ऐसा। लेकिन जब जैसे ही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनते ही देखो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। ये एंगल अपने आप लार्ज हो गया। एंगल लार्ज हो गया तो एंगल हमेशा, देखो, हमेशा जब भी कॉइल को आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जो पहले एंगल अगर 60 डिग्री था, 65 डिग्री था, बाय डिफॉल्ट वो कितना मिल जाएगा? बड़ा होकर 90 डिग्री। ठीक है, जनरली अप्रोक्सीमेटली ये 90 डिग्री मिलेगा। 89.9 हो सकता है, राइट, 89.4 हो सकता है और 90 भी परफेक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये शेप परफेक्टली कनकेव हो और ये आपका परफेक्टली सिलेंड्रिकल हो। क्लियर? तो इससे आपको क्या मिला? वाई यू आर, देखो क्वेश्चन बनता है, वाई वी आर मेकिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज व्हेन magnetic field is radial, we will get theta is equal to 90 डिग्री। हमने अल्फा ले रखा है तो हम यहां पर अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन एरिया वेक्टर बोल लो या मैग्नेटिक मोमेंट बोल लो, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, राइट। यानी कि यहां पर जो आपका टॉर्क लग रहा था पहले NBIA साइन अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल करते ही, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ जब आपने क्या डाल दिया यहां पर, एक फेरोमैग्नेटिक सिलेंड्रिकल कोर डाल दी जिसने फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लिया। फील्ड लाइंस जो पहले सीधी थी वो थोड़ी सी ऐसे हो गई, तो एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया, राइट। इससे ये क्या टॉर्क आपको क्या मिला? टॉर्क मिल गया आपको NBIA, राइट। टॉर्क मिल गया तेरे बिना, दोबारा से, है ना, तेरे बिना, BIN, लास्ट वीडियो में ट्रिक बताई थी आपको। तो ये क्या मिला आपको? मैक्सिमम टॉर्क मिला। तो हर एक ओरिएंटेशन पर आपको टॉर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, जैसे आप फील्ड को रेडियल बना दोगे। आई होप कि आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट समझ आएगा कि रेडियल कैसे बना। जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डाल दोगे, लो जी, फील्ड लाइंस अट्रैक्ट हो जाएगी उसकी तरफ। अगर ये फेरोमैग्नेटिक ना होता तो फील्ड लाइंस हमेशा सीधा सीधा चलती है और हमेशा यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती? 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ ना कुछ होती, लेकिन 90 डिग्री कभी ना होती। समझ पा रहे हो? 90 डिग्री होती तो एक आधे पॉइंट के लिए होती सिर्फ। तो दिस इज द क्लोजर व्यू, और यू कैन से द हिडन फेस ऑफ दिस मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। ऊपर नजर आ रही है ये रेक्टेंगुलर फ्रेम की टर्न्स, जो ये ऊपर ये वाला हिस्सा जो आपको यहां नजर आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, तो जल्दी से इस कहानी को नोट डाउन करो। इसका जो डायग्राम है ये थोड़ा सा मैसी हो गया, बट ये डायग्राम बनेगा ऐसे ही। मैं आपको नोट्स इसके व्हाट्सएप कर दूंगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं बच्चे, वरना आप क्वांटम अकेडमी की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। तो बच्चों अब देखो, ये कहानी से क्या पता लगा कि टॉर्क तो मैंने मैक्सिमम बना दिया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाकर। अब देखो, टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है वो कितना है? NBIA, है ना, NBIA, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लग रहा है? K5, बताया था भी आपको K5।
अगर यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होता तो kx, रिस्टोरिंग टॉर्क है तो k फाई। इस k का मतलब क्या है, इस k को मैं बोल सकता हूँ रिस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट। पर ट्विस्ट का मतलब यह है कि अगर मैं 1 डिग्री घुमा रहा हूं तो कितना टॉर्क बन रहा है, 2 डिग्री, देखो 1 डिग्री घुमाया, 1 डिग्री घुमाया तो मान लो कि जो टॉर्क डेवलप हुआ वो हुआ टाउ। 2 डिग्री घुमाने पर कितना होगा, टाउ प्लस समथिंग एक्स। 3 डिग्री घुमाने पर टाउ प्लस एक्स। 4 डिग्री, मतलब जितना ज़्यादा मैं उसको घुमाऊंगा, ट्विस्ट दूंगा, उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। तो ये के जनरली ये सिग्निफाई करता है, अदरवाइज इसको आप बोल सकते हो टॉर्शनल कांस्टेंट। और रिस्टोरिंग टॉर्क जितना ये जो के की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, के फाई। अच्छा, तो कोइल देखो, अब ना यहां पर एक चीज और है जो आपने समझनी है। मैं यहां पर एक पॉइंटर लगाऊंगा इस सिलेंडर के साथ। अब आपको पता है कि सिलेंडर घूमेगा, राइट। आपको क्या नजर आ रहा है, आपको यहां पर एक स्केल नजर आ रहा है। स्केल कैसा नजर आ रहा है, लाइक ये मान लो 0, यहां पर 5, यहां पर 10, 5, 10। अच्छा, तो जैसे ही करंट पास होगा, अब करंट पास हुआ तो करंट पास होगा तो क्या होगा, फ्रेम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क देखो सिलेंडर, अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। देखो जैसे ये सिलेंडर घूमेगा तो क्या इस पे लगा हुआ पॉइंटर घूमेगा साथ में, देखो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है तो पॉइंटर घूम रहे। तो ये पॉइंटर का डिफ्लेक्ट होना आपको क्या बताएगा कि करंट है, क्योंकि करंट होगा तभी ये घूम सकता है। और ये कभी भी घूमकर यहां पर तो अटके, कभी आपने देखा है कि गैल्वेनोमीटर में करंट आया और ये जो पॉइंटर यहां पर अटक गया, नहीं। इसको यहां पर खींचकर कौन वापस लेकर आएगा, यहां पर खींचकर कौन वापस लेकर आएगा, के फाई, है ना। ये यहां किस लिए गया था, ये इसलिए गया था क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, NBIA डिफ्लेक्ट हुआ, NBIA की वजह से वापस खींच के कौन लेकर आया, के फाई। नहीं भाई तू घर चल, नहीं यार मैं तो जा रहा हूं, नहीं तू भाई घर चल। ये कहानी चल रही है यहां पर। अच्छा, देखो कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज फाई, कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। अब इसको देखो, इसको डिटेल में समझते थोड़ा सा। ये पॉइंटर लगा देता हूं मैं, ठीक है। अगर 0 पर पॉइंटर, डेट मींस कोई करंट फ्लो नहीं करे, जैसे ही करंट आएगा इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा या इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो, तो क्योंकि डिफ्लेक्ट होकर वापस ये 0 पर ही आएगा और रेस्ट पर आ जाएगा, तो डेट मींस जितना NBIA जनरेट हुआ, जितना ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, के फाई उसको वापस उसी जगह पर ले आया, ना आगे लेके गया ना उससे पीछे लेकर गया, हमेशा वहीं पर लेकर आया। तो मैं बोलूंगा कि रेस्ट पर आ जाएगा और डिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क किससे बैलेंस हो रहा है, NBIA से, है ना। क्या ये यहां पर अगर हिल रहा है या दूर जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि के फाई उतना ही है जितना NBIA है। अच्छा, तो यहां पर अगर मैं एक सिचुएशन देखूं कि अगर करंट निकालूं, करंट की वैल्यू क्या आएगी, या फाई को निकालते हैं, फाई की वैल्यू क्या आएगी, NBA डिवाइड बाय के, साथ में करंट। इससे एक चीज पता लग रही है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, इससे एक चीज पता लग रही है कि क्या यहां पर अगर करंट ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। यानी कि जो मैं एंगल की बात कर रहा हूं, इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट देयर विल बी इंक्रीज इन डिफ्लेक्टिंग एंगल, राइट। तो यहां पर अब आप एक काम करो ना, देखो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। जैसे इसको नोट डाउन कर लो तो फिर हम इसको आगे करते हैं, राइट। अब देखो, अगर मैं करंट को यहां पर फिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, फाई के अपॉन में NBA। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर डिफ्लेक्शन का जो एंगल है, डिफ्लेक्टरी एंगल जो है, जिस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा पॉइंटर, वो ज्यादा, डेट मींस करंट ज्यादा, एंगल ज्यादा करंट ज्यादा। ऐसे लिखूंगा तो बोलूंगा कि करंट ज्यादा है, अगर करंट ज्यादा होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा। ऐसे का मतलब एंगल ज्यादा इसलिए करंट ज्यादा है, ठीक है। दोनों चीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। देखो, तो ये जो के अपॉन में NBA है, राइट, जो के अपॉन में NBA है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, G। तो यानी कि G फाई इक्वल्स टू I, राइट। इस पर्टिकुलर टर्म को के अपॉन में NBA को मैं क्या नाम दे रहा हूं यहां पर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि के कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो यानी कि पूरी टर्म कांस्टेंट, नाम क्या दिया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। पता क्या लगा, ये पता लगा कि भाई करंट इज इक्वल टू G फाई, है ना।
करंट इज इक्वल टू जी फाई, यानी कि डिफ्लेक्शन अगर ज़्यादा मिलेगा गैल्वेनोमीटर में, फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यानी कि करंट ज़्यादा है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं। सेंसिटिव का मतलब समझते हो, जैसे कि जब हमारी क्लास में हमेशा एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जिसको अगर कोई हल्का सा भी टच कर दे तो वो या तो रोने लग जाता है या लड़ने लग जाता है या मैडम को कंप्लेन कर देता है कि मैम ये मुझे परेशान कर रहा है। हर एक क्लास में ऐसा होता है, आपको भी डेफिनेटली आपका कोई क्लासमेट याद आ गया होगा जो आपके टच करते ही या हल्का सा ही लाइक अगर आपका कंधा भी टकरा रहा है तो वो या तो रोने लग जाता होगा या लाइक लड़ने लग जाता होगा। तो सेंसिटिव का मतलब है कि अगर जरा सा भी चेंज आ रहा है आउटसाइड में तो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया उस चीज़ को। जैसे कि गैल्वेनोमीटर की बात करूं कि सर्किट में भी बहुत जरा सा करंट एंटर हुआ ही है, जस्ट जरा सा करंट एंटर हुआ है, आपने बिल्कुल माइन्यूट सा करंट एंटर करा दिया, बिल्कुल मामूली सा, लेकिन वहां पर भी क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिल गई। तो मैं बोलूंगा कि अगर जरा से करंट एंटर होते ही सर्किट के अंदर डिफ्लेक्शन मिल रही है तो यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जरा सा करंट आएगा तब भी आपको मेजर करके बताएगा, मतलब उसकी प्रेजेंस भी बताएगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर यही है कि इफ लार्ज डिफ्लेक्शंस आर ऑब्टेन्ड इवन पासिंग थ्रू स्मॉल करंट देन यू विल से योर गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटीज यू विल स्टडी इन योर सीबीएसई +2। एक है करंट सेंसिटिविटी, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर इट इज डिफ्लेक्शंस obtained by increasing unit value of current। आपने क्या किया, करंट को 1 मिली एम्पियर बढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि 1 मिली एम्पियर बढ़ा तो डिफ्लेक्शन अपने आप बढ़ती जा रही है। पहले डिफ्लेक्शन मिल रही है 2 डिग्री, फिर जैसे ही आपने क्या 1 मिली एम्पियर और बढ़ाया 4 डिग्री, जैसे 1 मिली एम्पियर और बढ़ाया 6 डिग्री। समझ पा रहे हो? तो करंट सेंसिटिविटी को जो डिफाइन करेंगे मैं लिख देता हूं यहां पर IS, फॉर्मूला क्या होगा फाई डिवाइड बाय आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी। भाई फाई का मतलब क्या है, डिफ्लेक्टिंग एंगल ना, एंगल डिवाइड बाय करंट, इंक्रीज इन करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इंक्रीज इन करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। फाई को कैसे निकालेंगे, देखो याद करो जरा, के फाई इज इक्वल टू NBI है, तो फाई की वैल्यू क्या आई बच्चों, यहां से NBIA डिवाइड बाय के, राइट। तो वैल्यू डाल दो यहाँ पर, जो करंट सेंसिटिविटी बनेगी वो कैसे बनेगी, NBIA डिवाइड बाय के, और साथ में क्या है आई से डिवाइड करने। तो पता लगा जो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है NBA डिवाइड बाय के। इससे ना एक चीज़ पता लग रही है कि अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, मैं चाहता हूँ कि जरा सी वैल्यू भी आए करंट की और ये मुझे रिस्पॉन्ड करे बहुत अच्छे से, तो देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। आई होप कि सब कुछ फ्रेम में चल रहा होगा अब तक। तो थोड़ा सा हम फ्रेम को वाइड करते हैं, देखो तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि क्या कर सकता हूं मैं। पहली चीज, बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के आई कैन इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। क्वेश्चन बना लेना यहां पर, हाउ वी कैन इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के। की वैल्यू को डिक्रीज कैसे, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, के की वैल्यू को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, उत्तम क्वालिटी का स्प्रिंग यूज करो, हेयर स्प्रिंग जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है। जरा से इसको आप घुमाने की कोशिश करोगे उसी वक्त घूम जाएगा, बहुत ज्यादा क्या डेलिकेट है, बहुत ज्यादा जो बोल सकते हो ना कि भाई आप घुमाओगे तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो के की वैल्यू डिक्रीज कर दो। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम, देखो नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से एक नुकसान ये भी है ना, देखो अगर एक वायर के नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाने स्टार्ट कर दोगे, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ से आर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हो, लेकिन साथ में लिख दो, साथ में क्या लिखोगे, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, है ना, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए और करंट उसमें एंटर ही ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अप टू अ सर्टेन लिमिट। देखो ये सब चीजें करने से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, करंट देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे सेंसिटिविटी बढ़ेगी, के कम करोगे सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हो, यहां पर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग पोल्स यूज कर सकते हो। तो लिख दो यहां पर इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दोगे तब भी क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अच्छा, और क्या कर सकते हो आप, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाओगे,
लेकिन एरिया ऑफ कोइल बढ़ाने का नुकसान है ना, आपको क्या चाहिए, बड़ा कॉम्पैक्ट एक छोटा सा डिवाइस चाहिए जो करंट की प्रेजेंस बता दे, जो आपके हाथ में आ जाए। एरिया बढ़ाने से आपको नहीं लगता उसका साइज भी बढ़ेगा, गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ जाएगा। अब आप गैल्वेनोमीटर को दोनों हाथों में उठाकर तो घूमोगे नहीं, आपने इसको यूज करना है, तो इट शुड बी हैंडी टू यूज। इसलिए आप क्या, सबसे बढ़िया तरीका जो प्रेफर करोगे वो यही करोगे कि के को डिक्रीज कर दो जी। नंबर ऑफ टर्न्स को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करोगे तो उसके लिए आपको मैग्नेट्स को बदलना पड़ेगा। एरिया बढ़ाओगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया और उत्तम क्वालिटी का स्प्रिंग यूज करो और गैल्वेनोमीटर को आप यूज करो, ठीक है। आई होप आपको करंट सेंसिटिविटी समझ आई होगी बच्चों। ये जो टॉपिक है मेरी पूरी मतलब ये भविष्यवाणी समझ लो कि इस बार डेफिनेटली इसमें से एक 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन जा चुका है इसका कंपेटिटर, जिसमें हमेशा हमको रहता था कि या तो साइक्लोट्रॉन आएगा या गैल्वेनोमीटर आएगा, लेकिन वो तो भारी हो चुका है इस बार सिलेबस से, तो इसके आने के पूरे चांस है, राइट। तो करंट सेंसिटिविटी समझ आई होगी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं बच्चों अब एक बात समझो कि और सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। जनरली आपने देखा है कि जब भी आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी साथ साथ बढ़ता है। अगर कंडक्टर की बात करूं, ओम्स लॉ, तो कई बार आप ये नोटिस करते हो कि आपके हाथ में वोल्टेज है, वोल्टेज को आप 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे करके बढ़ा रहे हो, तो आपको नजर आ रहा है कि वोल्टेज से इनडायरेक्टली करंट भी बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो आपको फिर वही डिफ्लेक्शंस आप ऑब्जर्व करोगे। तो मैं इसको नया नाम दे रहा हूँ कि वोल्टेज सेंसिटिविटी। इफ आई इंक्रीज वोल्टेज पर डिग्री या पर यूनिट, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि डिफ्लेक्शंस भी बदल रही है, राइट। तो ऐसे अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बोलूंगा कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट इंक्रीज इन वोल्टेज, देन दिस सेंसिटिविटी विल बी नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखना वोल्टेज बढ़ाने से डिफ्लेक्शंस पे भी इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, अगेन इसको मैं नाम दे रहा हूं VS, डिफ्लेक्टिंग एंगल फाई डिवाइड बाय वोल्टेज, फाई डिवाइड बाय IR। फाई को हमने क्या लिखा था, दोबारा देखो, K फाई इज इक्वल टू NBI है, तो फाई की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, NBIA डिवाइड बाय K, साथ में क्या आ जाएगा IR, राइट। इट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर यहाँ देखो तो आई से आई कैंसिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो ये आ गई आपके पास NBA डिवाइड बाय KR। देख पा रहे हो इस चीज को, बहुत बढ़िया। तो हाउ वी कैन इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगेन यू कैन सी बाय डिक्रीजिंग K को डिक्रीज करूंगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ गया होगा, सर इंक्रीजिंग N, अगर बच्चों में इफ वी इंक्रीज N, अगर मैं N को इंक्रीज करूंगा, N को इंक्रीज करने से आपको नहीं लगता कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वाला R और जो यहां पर रेजिस्टेंस आपको बढ़ के मिलेगा, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? तो यानी कि यहां पर मुझे ना एक चीज समझनी है, ये क्वेश्चन भी आता है कंसेप्चुअल, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स डज इट लीड टू इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो आंसर है नो, नहीं यार। जब आप N को बढ़ा दोगे तो देखो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस कम तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा। अगर आप N को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहां पर भी क्या, ये वाला रेजिस्टेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अरे N को इंक्रीज करने से क्या वायर की लेंथ बढ़ेगी, आपको ज्यादा लेंथ, देखो एरिया तो फिक्स है, सपोज करो आपके पास एक फिक्स एरिया है, उसके ऊपर आपने 100 टन दिए। अब मैं कह रहा हूं कि आपको 200 टन देने हैं, दो ही ऑप्शन है, या तो उस फ्रेम को छोटा कर दो और 200 टन उसी वायर से दे दो, या उस फ्रेम को फिक्स रहने दो, एक्स्ट्रा वायर लाओ और 200 टन बना दो, है ना। तो आप अल्टीमेटली लेंथ को बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी पर, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ते हुए उस R से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करूंगा तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, राइट। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक दो बातें और बताता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन एक बार आया था कि prove that increasing IS, current sensitivity, does not necessarily mean increase in voltage sensitivity। तो देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। आपने अभी बताया कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है बच्चों वो क्या होती है, NBA डिवाइड बाय K। सपोज आपने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो IS क्या हो गया, 2NBA डिवाइड बाय K, राइट।
चलो जी, अब देखो जरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर आप उसी गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या पड़ा है आपने, NBA डिवाइड बाय KR। क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर चुके हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसको फिलहाल इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं करंट सेंसिटिविटी अपॉन में 1/R, है ना। लेकिन आप करंट सेंसिटिविटी को क्या कर चुके हो, डबल कर चुके हो। कैसे, 2N लगाकर यहाँ पर, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, 2NBA डिवाइड बाय K। अगेन अगर आपने N को डबल कर दिया तो क्या रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है अपने को कि 2IS होने से रेजिस्टेंस भी तो 2 हो रहा है, यानी कि रिजल्ट तो वही का वही रहा। अभी भी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या रही, IS डिवाइड बाय R। देयर इज नो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में मेंशन है ये बात, इसको जल्दी से लिख लो, राइट। तो इससे अपने को पता लगा कि आज गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में क्या है, गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है। सारा खेल किस चीज़ का है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। साइन अल्फा को मैक्सिमम बनाने के लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अगेन देखो रिपीट कर रहा हूँ, साइन अल्फा तो मुझे मिल रहा था लेकिन मैक्सिमम कैसे मिल सकता था, 90 डिग्री पर। क्या किया जी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया, आयरन कोर डाल दी बीच में। आयरन कोर डालते ही क्या हुआ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन गया। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको भी समझाया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनते ही एंगल इंक्रीज हो गया, 90 डिग्री पर आ गया। 90 डिग्री पर आते ही क्या हुआ, NBA साइन अल्फा 90 डिग्री यानी कि 1, तो NBA बना। और फिर जैसे ही टॉर्क लगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग ने वापस खींच के, तू जाना चाहता है, नहीं मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, वापस ले आया उसको खींच कर। उसके बाद सारा एक्सप्रेशन आपके सामने कर दिया। इस लेक्चर को ध्यान से देखना, मेरी प्रेडिक्शन है कि ये एग्जाम में आ सकता है। आज मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में आ सकता है 2021 में, ठीक है बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो आई होप कि आपको बच्चों आज का लेक्चर समझ आया होगा, राइट। तो आज के लेक्चर में से जो की पॉइंट्स निकालने थे उसको साइड में लिख लेना। गैल्वेनोमीटर पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेज है। देखो मैंने अभी आपको जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें बोला था कि अगर मैं करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या इसका मतलब ये भी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा बढ़ेगी। मैंने वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हमेशा बढ़ेगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़े, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ना बढ़े। अगर आप नंबर ऑफ टर्न, ये बात लिख लेना, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स in galvanometer, current sensitivity increases but up to a limit, and it doesn't mean by increasing the number of turns there will be increase in voltage sensitivity, right। voltage sensitivity बढ़ सकती है। देखो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है, राइट। तो IS के बढ़ने से जरूरी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा बढ़े, नहीं, हमेशा नहीं बढ़ेगी, लेकिन कई ऐसे फैक्टर से जब बढ़ सकती है, जैसे कि एरिया चेंज कर दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, राइट। K को डिक्रीज कर दो, K को डिक्रीज करने से दोनों चीज़ें बढ़ जाएगी, IS भी और VS भी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों। लेक्चर थ्योरेटिकल रहेगा, अगला लेक्चर जो होगा वो होगा न्यूमेरिकल प्लस कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में और एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। लेक्चर को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपका कोई भी फ्रेंड +2 में है, और हैव अ ग्रेट डे अहेड।